Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is importance of fungi. बेसिकली आज भी हमने फंजाई की इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है। आज किस रिलेटेड हम फंजाई की इंपॉर्टेंस देखेंगे, वो होगा कमर्शियल यूज। अब हम देखेंगे कि कमर्शियली फंजाई कैसी इंपॉर्टेंस हैं। अब कमर्शियली कहते हैं मुआशी तौर पे, पैसे के लिहाज से फंजाई कैसी इंपॉर्टेंट है, क्या हमें फ़ायदा होता है इकोनॉमी रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी फंजाई किस हद तक बेहतर करते हैं, कैसे बेहतर करते हैं, और नुकसान भी देखेंगे। मतलब अब इस पॉइंट में भी दो पॉइंट्स हैं, मतलब इकोनॉमिकल गेन्स भी देखेंगे फंजाई का, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई। आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि बेसिकली आज का टॉपिक है क्या। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, हमने कमर्शियल यूज़ देखना है। कमर्शियल कहते हैं मुआशी तौर पर पैसे रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड क्या फ़ायदा प्रोवाइड करता है, क्या नुकसान प्रोवाइड करती है फंजाई, वो हमने देखना है। आज फिलहाल हमारा टॉपिक इसके फायदे रिलेटेड है। आज हमें फंजाई बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हमें फंजाई बहुत ही मनहूस लगेगी। क्यों मनहूस लगेगी? वो इसलिए क्योंकि ये इनकी बहुत हद तक तबाहियां हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने इस रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें करनी है। आज हमें ये बहुत ही अच्छी लगेगी, हमें इवन इससे प्यार हो जाएगा क्योंकि बड़े फायदे हैं इसके। चलिए जी, फायदे देखने आज हमने इकोनॉमी रिलेटेड, हमारी जेब में कैसा ये फायदा प्रोवाइड करती है, मतलब पैसे के लिहाज से कैसे फायदेमंद है। ऐसा है कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि कुछ ईडेबल फंजाई भी हो। ईडेबल फंजाई कहते हैं खाने वाली फंजाई, कुछ ऐसी फंजाई है जिसको हम खा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मशरूम। अब यहाँ एक कहानी समझे जो हमने पीछे ये कहा था, मशरूम खाए जाते हैं, मशरूम खाए जाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि तमाम मशरूम नहीं खाए जाते, कुछ मशरूम खाए जाते हैं। और वो कुछ मशरूम कौन से हैं? वो है 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम। तो 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम खाए जाते हैं। अब इन 200 में भी कुछ एग्जाम्पल्स हम आज ही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ मशरूम जो है वो पॉइजनस मशरूम है। जी हाँ, जहरीले मशरूम। यानी कि मशरूम खा सकते हैं तो हम सारे उठा के मशरूम को मुंह में डाल लें और खा लेंगे जी खाने वाले मशरूम है। या आप कहेंगे मैम रिफत ने पहले कहा था खाने वाले, हमने तो खा लेना, मुझे फंसा देना आप। ऐसा नहीं होता, कुछ जहरीले मशरूम भी होते हैं, वो मैं आपको बता भी दूंगी, कहीं आपको नजर आए तो वो ना खाइएगा, ठीक है। चलें जी। अच्छा, हमने कहा जी 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम खाए जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से मशरूम हम खा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहे हैं गैरिकस स्पीशी। गैरिकस की स्पीशी जो है वो मशरूम की स्पीशी है, इसको हम खा सकते हैं। मॉरल्स देख लें, मॉरल्स में भी स्पेसिफिकली वो फिर लिखते हैं मोचिला और एस्कुलेंटा, तो मोचिला एस्कुलेंटा भी खा सकते हैं। ट्रफल्स भी हम खा सकते हैं। ट्रफल्स क्या होते हैं? ट्रफल्स ऐसी आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड ईडेबल स्पीशी होती है जिसको हम कह सकते हैं खा सकते हैं, लेकिन ये ग्रो कहाँ करते हैं? जैसे आलू हो गया ना, आलू जमीन में उगते हैं, इसी तरह जो ट्रफल्स हैं ये भी अंडरग्राउंड लगते हैं। जैसे आलू को ट्यूबर बोलते हैं ना, इसी तरह कहते हैं कि जो ट्रफल्स है जिनको हम अंडरग्राउंड, यहाँ लिखा भी हुआ है कि अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज अगेन जैसे आलू हो गया ना अंडरग्राउंड है, फ्रूटिंग बॉडी में तो खाई जा सकती है। तो इसमें ट्रफल्स हैं वो आ जाते हैं। ट्रफल्स ऑफ सम एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको आपको पता है कि उसको एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है, वो खा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर उन्होंने यहाँ लिख दिया ट्यूबर स्पीशी, मैंने आपको बता भी दी एग्जांपल के तौर पे। तो कहते हैं कि ये सारी एग्जांपल ईडेबल फंजाई है। मतलब 1 मिनट का मैं ओवरव्यू दे देती हूँ स्लाइड का। ये कि 200 स्पीशी मशरूम की खाई जाती है, उसमें एगेरिकस स्पीशी है, मॉरल्स आ जाते हैं, मॉरल्स में भी मोर्चिला एस्कुलेंटा, उसके बाद ट्रफल्स आ जाते हैं, ट्रफल्स में भी हमने एग्जांपल देख ली। तो ये कुछ फंजाई हैं जिनको हम खा सकते हैं। फायदा आया, हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई, हमारे जो फूड की जो आप कह सकते हैं रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए। हम अपने अगर फॉर एग्जाम्पल विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूचर में अगर खुदा ना करे खुराक की कमी होती है तो हम फंजाई को एज अ फूड यूटिलाइज करके अपनी उस जो है वो कमी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका इकोनॉमिक फायदा है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइजनस मशरूम, ऐसे मशरूम जो कि नुकसानदायक होते हैं, जहरीले। तो कहते हैं बी अवेयर। ऐसे बी अवेयर का मतलब कि होशियार रहे, जो टॉर्च लेके बैठ जाए ढूंढेंगे ऐसे मशरूम का, उनको बस तबाही कर दे। और उनके अगर प्लांट्स लगे हुए हैं या ऐसे कहीं वो प्लांट्स कह रही हूँ कहीं ग्रो किए हो तो तबाह कर दें उनको, वो खत्म कर दें। बी अवेयर का मतलब है कि अवेयर है, तमाम के तमाम मशरूम खाने वाले नहीं होते। कुछ मशरूम जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, जैसा कि टोड्स टूल्स। अब टोड्स टूल्स को ना अब लोगों ने इसका नाम रखा है सांप छतरी। मुझे नहीं पता क्यों नाम है, लोगों की मर्जी, साइंटिस्ट की मर्जी, वही उन्होंने टोड्स टूल्स रखा है। आसान जुबान में आपको थोड़ा सा इसके रिलेटेबल हिंट दे देती हूँ। ये कि जो मशरूम होते हैं ना ये छतरी की तरह होते हैं। ऐसा लगता है जैसे छतरी है, डंडी और ऊपर जो होता है छाते का ऊपर जो सर होता है, ये हेड होता है, पूरा पोर्शन है, तो ये छतरी की तरह होते हैं। तो सांप क्योंकि जहरीला होता है, ठीक है, और वो छतरी इसकी अपेयरेंस है तो हमने इसको सांप छतरी कह दिया, ठीक है। तो इसका उर्दू मीनिंग मैं आपको बता दूँ टोड्स टूल्स है सच एज। अब इसका जो नाम जो यूजेबल नेम है ना वो आप देख लें, टोड्स टूल्स इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट है, इसको हम डेथ कैप भी बोलते हैं। कैप अगेन वो आपको ना उसकी छतरी से वो कह रहे हैं, कैप भी होता है, इसको हम डेथ एंजल भी बोलते हैं, एमानीटा वर्ना भी बोलते हैं, एमानीटा वर्ना एंड जैक ओ लेंट्रन। तो जैक ओ लेंट्रन भी इसको बोलते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको हम ओम्फेलोटस बोलते हैं, ओम्फेलोटस ओलियोरियस। ओम्फेलोटस ओलियोरियस मशरूम बोलते हैं। तो ये ऐसे मशरूम हैं जो कि पॉइजनस मशरूम हैं, जिनको हम नहीं खा सकते, जहरीले मशरूम है। इसका डिफरेंट नेम हमने देख लिया, टोड्स टूल्स देख लिया, डेथ कैप, डेथ एंजल, एमनटिया वर्ना, उसके बाद जैक ओ लेंट्रन, उसके बाद ओम्फेलोटस ओलियोरिस ओलियोरिस
उसके बाद ये कुछ मशरूम की हमने एग्जांपल डिस्कस करी जिसको हम नहीं खा सकते, जो कि जहरीले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो ये कि गिल्स ऑफ ओम्फालोटस, जो गिल्स हैं, गिल्स क्या होता है अब आपको जैसे मैंने पीछे मशरूम को दिखाया था ना स्ट्रक्चर, चले क्या आपको हसरत रह जाइए, देखे ना यहाँ कितनी बार तो आपको मैंने दिखा दिया। ये मशरूम को जो आपको ये हल्की हल्की लाइनें नजर आ रही है इनको हम गिल्स बोलते हैं। पीछे भी कहा था ये आप कह रहे हैं फिश के गिल्स की तरह के मिलते जुलते, जिसके बाद हमने इनका नाम भी गिल्स रख लिया। तो ये गिल्स को मैं आपको पढ़ा, तो होता ये कि एक हमने कहा कि कुछ स्पीशीज होती है फंजाई की, उनकी कुछ गिल्स ना चमक रहे होते हैं। अब वो कुछ स्पीशी कौन सी मैंने आपको बता दिया, ओम्फालोटस ऐसे मशरूम हैं जिनकी ये गिल्स ना चमक रही होती है। पहले वक्त में ना जब बिल्कुल लोग लाइटें नहीं थी, लोग लालटेन लेके जाते थे तो ये चमक रही होती थी, जैसे चमक रही होती थी इसको जो है ना वो डिटेक्ट कर लेते थे कि ये है। क्लियर, अगेन ईडेबल है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, उसको मैं पॉइंट्स को जो है ना एक्सप्लेन कर रही थी, कहाँ है, हाँ जी, गिल्स ऑफ ओम्फालोटस जो है वो हमने कहा कि वो चमक रहे होते हैं, ग्लो इन डार्क, ये डार्क में चमक रहे होते हैं, तो ये ना आसानी से डिटेक्टेबल होते हैं, डिटेक्ट करके हम इनको ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं फूड फॉर एनिमल्स, कि कुछ फंजाई को कुछ एनिमल्स खाते भी हैं, लार्ज एनिमल्स हम देखेंगे, रेंडियर्स जो है वो खाते हैं इनको। वो कहाँ मौजूद होते हैं, किस फंजाई को खाते हैं, उनकी डिटेल देखते हैं। कहते हैं कि जो रेंडियर मॉस है ना, अब आपको मॉस से लग रहा होगा कि ये तो मॉस है और मैम तो फंजाई की इंपॉर्टेंस पढ़ा रही, तो ये मॉस लाइक होते हैं, अपेरेंस वाइज मॉस होते हैं, लेकिन ये मॉस नहीं होते, होते ये लाइकन्स है, मतलब ये होती है फंजाई है लेकिन दिखने में ये मॉस का स्ट्रक्चर, तो इसी वजह से हमने इनके नाम के साथ मॉस लगा लिया। तो आगे उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आर लाइकन्स नॉट अ मॉस, लाइकन है मॉस नहीं है, लेकिन हम उनको कहते क्या है, रेंडियर मॉस। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कहानी समझे कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ जिसे आप रिलेट कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे हमने पीछे बहुत पीछे लेक्चर्स में देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो साइनोबैक्टीरिया है दैट लुक्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, तो दिखने में ब्लू ग्रीन एल्गी लगता है बट वो होती नहीं है, वो होते क्या है, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये कुछ जो है वो टर्म्स देख के भी साइंटिस्ट ने दी है ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये क्या है लेकिन मैं हूं ना आपके लिए चीज़ें आसान करने के लिए। तो रेंडियर्स क्या होते हैं, ये मॉस लाइक होते हैं, इसलिए ना हमने इनको रेंडियर मॉस बोला, लेकिन ये लाइकन से मॉस नहीं है। और इनको फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कुछ एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स क्या, रेंडियर, जो रेंडियर्स खाते हैं इसलिए उनका नाम रेंडियर मॉस रख दिया, होते ये लाइकन है। उसके अलावा लार्ज एनिमल्स, अब लार्ज एनिमल्स ऑफ किस जगह के लार्ज एनिमल्स वो देख लें, तो सब आर्टिक और बोरल रीजन जो है, तो ये सब आर्टिक और बोरियल रीजन क्या होता है, कहते हैं कि जो अर्थ है ना, आपको पता है गोल जमीन है, उसके पोल्स होते हैं, तो पोल्स के करीब वाले जो एरिया होते हैं ना उसको हम आर्टिक पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिक पोल। तो वो जो आर्टिक रीजन है उसके करीब ना बहुत ठंडा इलाका होता है, बहुत ठंडा इलाका होता है, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, रेंडियर्स हो गया, लार्ज एनिमल्स, तो वो इस किस्म के लाइकन्स को फीड करते हैं, उनको हमने रेंडियर मॉस बोला, होते ही फंजाई हैं। इनकी इंपॉर्टेंस देख ली, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए भी फूड की सोर्स है और ये हमारे ह्यूमंस के लिए भी, इवन मैंने कहा था ना मशरूम ह्यूमंस भी खा सकते हैं, तो बहुत सारे ह्यूमंस के लिए भी ये फूड के तौर पर एक्ट करते हैं या फिर फूड के रिसोर्सेज हैं, और जिसकी वजह से हमने इनकी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख ली। अब हमने नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखने हैं, अगेन इसके नेक्स्ट पॉइंट, अभी तो हमने खाने के लिहाज से देखा ना, अब हमने इसके देखना कि फूड इंडस्ट्री में, वो तो जनरल बातें थी कि ये हम खा सकते हैं, अब फूड के तौर किस किस चीज में ये यूटिलाइज करते हैं, क्या क्या चीजें हम फूड इंडस्ट्री में इनसे लेते हैं, ठीक है वो देखते हैं। तो कहते हैं सर्टेन फंजाई हम इस्तेमाल करते हैं फूड इंडस्ट्री में, जैसा कि यीस्ट हो गया, यीस्ट में मैंने आपको बार बताया, पीछे में हमने पढ़ा कि यीस्ट के पास ना फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है, दैट मीन्स जो यीस्ट है ये फर्मेंटेशन करते हैं। यीस्ट में भी हमने पीछे स्पेसिफिकली देखा था सेक्रोमाइसिस सिरिविसिया, तो सेक्रोमाइसिस सिरिविसिया है ये यीस्ट है जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करके, अब क्या प्रोसेस है वो मैंने पीछे बता दिया, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्मेंटिंग एबिलिटी के थ्रू करते क्या है कि वो ब्रेड और लिकर, लिकर कहते हैं शराब, आप बियर भी लिख सकते हैं, अल्कोहल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जो आपको आसान लगता है। तो कहते हैं कि यीस्ट को इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से सेक्रोमाइसिस सिरिविसिया यीस्ट है जिसे हम ब्रेड और शराब वगैरह तैयार करते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलियम स्पीशीज। अब पेनिसिलियम स्पीशी को हम क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका यूज है वो देख लें। चीज़ आपको पता है ना, बटर चीज़ जो पनीर जिसको बोलते हैं ना, तो चीज़ के अंदर स्पेसिफिकली करेक्टरिस्टिक कलर देने के लिए, उसको फ्लेवर देने के लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कलर दे दिया, उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए फ्लेवर दे दिया, और अरोमा कहते खूबसूरती, सॉरी खुशबू, खुशबू से खूबसूरती निकल जाता है बार बार, तो खुशबू, तो फ्लेवर, ठीक है, खुशबू और उसका खूबसूरत कलर जो चीज़ में स्पेसिफिक होता है वो ऐड किया जाता है। किससे ऐड किया जाता है, किसकी हेल्प से ऐड किया जाता है, वो पेनिसिलियम स्पीशी है। तो पेनिसिलियम स्पीशी को इस्तेमाल करते हुए हमने चीज़ के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये भी रोल परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है एस्परजिलस। अब एस्परजिलस अगेन एक फंगस है, अब इसका क्या काम है वो देख लेते हैं। कहते हैं कि सोयाबीन की प्रोडक्शन करवाते हैं, फर्मेंटिंग सोया सॉस, सोया जो है बीन हो गया, फ्रॉम सोयाबीन और सोया पेस्ट, कहते हैं कि जो सोया पेस्ट हो गया, सोया सॉस हो गया, ये सोयाबीन से
फर्मेंटिंग के प्रोसेस से तैयार करवाते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं सोया सॉस। कौन प्रोड्यूस कराते हैं? ये स्पीशीज होती हैं, स्पेसिफिक स्पीशीज। कहाँ से? कौन सी स्पीशीज? फंगस है। कौन सी फंगस है? एस्परजिलस की स्पीशीज जो हैं वो ये काम परफॉर्म। अब सोया सॉस क्या होता है, मैं अब यहाँ क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, गर्ल्स को थोड़ा ज़्यादा पता होगा। सोया सॉस वो ना मैक्रोनी में डाल के एंजॉय करके खाती होंगी। चलें जी, सोया सॉस का आपको ऑलरेडी सबको पता होगा। अच्छा जी, सिट्रिक एसिड देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड क्या होता है? कहते हैं कि जो सिट्रिक एसिड है ना, जो खटास ऐड करने के लिए, जो है वो अगेन ये गर्ल्स वाला टॉपिक आ गया ना, तो खटास किसी चीज़ में ऐड करने के लिए जो सिट्रिक एसिड तैयार किया जाता है वो भी हम जो है वो एस्परजिलस स्पीशी से लेते हैं या तैयार करते हैं। ठीक है, तो एस्परजिलस स्पीशी में दो हमने इसके रोल पढ़े कि ये जो फंगल की स्पीशीज है, फंगस स्पीशीज है, वो एक तो सोया सॉस की प्रोडक्शन करवाते हैं, सोया पेस्ट की बनाते हैं, और उसके साथ ही हम कहा कि सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन भी कराते हैं। होप ये भी समझ आ गई होगी। स्लाइड मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहाँ हमने इनका मेडिसिन रिलेटेड कोई फायदा देखना है भाई, मेडिसिन के तौर पे। अब कुछ हम मेडिसिन के नाम लेंगे और कुछ हम देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस फंजाई से इस्तेमाल करें और उसका फायदा क्या है। ठीक है, कौन सी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कौन सी मेडिसिन किस फंजाई से ले रहे हैं और उसका यूज क्या है। ये तीन चीजें जो है वो सारी स्लाइड में। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हमने पीछे भी पढ़ा कि जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो फंजाई है वो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी, और मेडिसिन भी काफी सारी मेडिसिन हम इनसे तैयार की जाती है, जिसको हम फंगल मेडिसिन भी बोल सकते हैं, जो फंजाई से तैयार की जाती हैं। अब वो कौन सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है, और अदर ड्रग्स भी हम देखेंगे। अब जैसे कि आपको पता है जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक माना जाता है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1928 में इसको ऑब्टेन किया था। कहाँ से ऑब्टेन किया था? फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंजाई है। फंजाई पता लग गई, दवाई पता लग गई, काम पता लग गया। चलें जी, ये जी एंटीबायोटिक्स है। तो फंजाई क्या थी? पेनिसिलियम नोटेटम। उसे हमने क्या तैयार किया? एंटीबायोटिक्स तैयार की। उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया? फ्लेमिंग ने। कब डिस्कवर किया? 1928। यही था एक पॉइंट, वेरी गुड, याद होगा। चलें जी, खुश हो जाए, आगे चलते हैं। आगे एक अगेन मेडिसिन का नाम है जो लवस्टेटिन है। तो लवस्टेटिन मेडिसिन है। अब ये काम क्या करता है? अगेन लेते कहाँ से हैं? फंगस से लेते हैं। इन्होंने नहीं बताया किस स्पीशीज से, करने की जरूरत नहीं है, आसान हो गया आपके लिए काम। तो फंजाई से हम लेते हैं। नाम क्या है? लवस्टेटिन। काम क्या करता है? काम ये है कि ये ब्लड प्रेशर को, ब्लड कोलेस्ट्रोल को कम करता है। ब्लड कोलेस्ट्रोल को कम करने में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, फंजाई से ली जाती है, उसका नाम लवस्टेटिन है। समझ आ गया? नेक्स्ट देख लें, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन अगेन मेडिसिन है, फंजाई से लेते हैं। कौन सी फंजाई से? सोइल फंगस से हम लेते हैं, सोइल फंगस से लेते हैं। अब इसको यूज क्या है? यूज ये समझें कि जो साइक्लोस्पोरिन है ये ना डॉक्टर्स तब देते हैं पेशेंट को जब उसका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। तो जो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद ना ये चांसेस होते हैं कि कोई जिस्म जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, कोई जिस्म नहीं एक्सेप्ट करता। तो जब एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्शन वाली जब चीज़ से डर होता है ना कि ये चीज़ रिजेक्शन ना कर दे, या फिर अगर हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो रिएक्शन ही ना कर दे, बॉडी कहे जी हाँ मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये कहाँ आ गया मेरे घर में, चलो जी निकलो निकलो बाहर निकलो। अगर वो धक्के दे रहा हो तो डॉक्टर्स क्या करते हैं भाई, वो उस धक्के देने तक नौबत पहुंचाने से पहले वो एक मेडिसिन देते हैं जिसको साइक्लोस्पोरिन बोलते हैं, और हम सोइल फंगस से लेते हैं। क्लियर आ गया? तो ट्रांसप्लांट जो भी ऑर्गन, किडनी आप एग्जाम्पल ले लें, किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रिवेंट करते हैं ताकि वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो सके, तो मेडिसिन जो देते हैं वो साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, वो ये है कि आर्गोटीन एक मेडिसिन है। आर्गोटीन एग्जाम्पल हमने डिस्कस करनी है, फंजाई से लेने वाली एक मेडिसिन है आर्गोटीन। अब जिसका काम ये है कि ये माइग्रेन को खत्म करती है। हेडिक माइग्रेन का मतलब ये होता है, माइग्रेन पहले समझिए आधे सर का दर्द। आज का आपको नेक्स्ट कभी दर्द हो ना आधे सर का, आपने कहा मुझे ये नहीं कहना हेडिक है या मेरे सारे में दर्द, आप कहते मुझे माइग्रेन है, तो अगला बंदा कहेगा वो ये तो साइंटिस्ट है, ये पक्का एफएससी का स्टूडेंट है, इसको पक्का बायोलॉजी आती है। तो माइग्रेन कहते हैं आधे सर के दर्द को। ठीक है, तो आधे सर के दर्द के रिलीफ के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है तो आर्गोटीन होती है। अब आप ये ना हो कि भाग जाए और आर्गोटीन लेने लग जाए, ये पोनस्टोन और पैनाडोल आप यूज़ करते हैं या जो भी आप यूज़ करते हैं तो उसको आप छोड़ दें, ऐसा ना कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो कि है ग्रीसियोफल्विन। तो ग्रीसियोफल्विन अगेन ये हम फंगस से यूज़ करते हैं, और ये फंगस से यूज़ करने के बाद हम इसको काम क्या करते हैं, हम इसको फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तैयार भी फंजाई से करते हैं और काम भी फंजाई पे करवा रहे होते हैं। क्या करते हैं उनकी फंगल ग्रोथ को। अब वो फंगल ग्रोथ वो होगी जाहिर है जो हार्मफुल फंजाई है, तो जितनी हार्मफुल फंजाई होगी उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो मेडिसिन तैयार की जाती है उसको ग्रीसियोफल्विन बोलते हैं। उसके बाद डाइज के तौर पे भी कुछ फंजाई यूज़ की जाती है। डाई कहते हैं कलर देने के लिए, रंग जिसको बोलते हैं। तो कुछ नेचुरल डाइज हम तैयार कर सकते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम आप कह सकते हैं कुछ लाइकन्स की स्पीशीज जो हैं वो हम उससे डाइज तैयार करते हैं, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इस फंजाई को यूज़ करते हैं और वहाँ से डाइज लेते हैं। तो आई होप ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फर्दर देखते हैं क्या है यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। अब जी बायोलॉजिस्ट भी फंजाई को छोड़ते नहीं हैं, कहते हैं भी आपसे हमने बहुत काम ले लिया, हमने आपसे फूड इंडस्ट्री में काम ले लिया, हमने आपसे मेडिसिन तैयार कर ली, अब आप कहाँ जाते हैं? अभी भी इधर आए, रिसर्च करनी है, हमने आपको काट कुट करके आपके अंदर देखना अंदर है क्या, अंदर क्या डिटेल है वो देखते हैं। होता यह है कि हम इसको लेबोरेटरी में भी
बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो यीस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, हम यीस्ट ही क्यों लेते हैं? यीस्ट हम इसलिए लेते हैं कि जो यीस्ट है ना, ये ग्रोथ बहुत जल्दी करता है, जल्दी ग्रो कर लेता है। अब टाइम पीरियड देख लें कि 90 मिनट में ना जो यीस्ट है ये ग्रो कर लेता है। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इसकी 90 मिनट्स के अंदर। हालांकि बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स के बाद जो है वो, साइंटिस्ट ये नहीं कि सिर्फ यीस्ट को, बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्चेस में। क्यों? क्योंकि उनकी भी जो आप कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन बड़ी रैपिड है, जल्दी आ जाती है, आफ्टर 20 मिनट वो ग्रो कर लेते हैं। यीस्ट की बात करें तो 90, ठीक है, 90 मिनट में। अब हमने क्यों इसको इस्तेमाल किया रिसर्चेज में, क्यों इसको यूटिलाइज, क्या इसके अंदर फायदा है? भाई हम यीस्ट को छोड़ते ही नहीं है। ये काम है कि हम इनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो कह रहे हैं बिकॉज कि इनकी रैपिड जनरेशन, मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दी, रैपिड जनरेशन है। रैपिड जनरेशन है, जितनी जल्दी ये स्पीड से ग्रो करेंगे, जितनी जल्दी इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उनका जीन पूल भी इंक्रीज करेगा, जेनेटिक पूल भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद जैसे जैसे जल्दी ग्रो करेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, यही तो हमें चाहिए रिसर्च में। क्लियर? तो ये सारी जो जीन रिलेटेड स्टडी है वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। यीस्ट की बात करें तो जो यीस्ट है, माना जाता है कि ये फर्स्ट यूकैरियोटिक है। अगेन ये भी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि जो यीस्ट है, अगेन फंजाई है जो कि फर्स्ट यूकैरियोटिक माना जाता है। और इसको भी फिर जेनेटिक इंजीनियर्स ने भी नहीं छोड़ा, बायोलॉजिस्ट ने तो नहीं छोड़ा, जेनेटिक इंजीनियर्स भी एक्चुअली बायोलॉजिस्ट ही होते हैं। तो स्पेसिफिकली हमने एक टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला। अब ये जीन्स में छेड़छाड़ करेंगे, क्या जीन्स में छेड़छाड़ करेंगे वो देख लें। तो कुछ जेनेटिक इंजीनियर्स ने भी इसको नहीं छोड़ा, उन्होंने भी यीस्ट को इस्तेमाल किया। कब इस्तेमाल किया और क्या शाहकार तैयार किया वो देख लें। 1983 में इन्होंने फंक्शन परफॉर्म किया था, और फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इन्होंने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया था। यस, आपके कान बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तैयार किया था जेनेटिक इंजीनियर्स ने यीस्ट से इन 1983, और वाज मेड इन, और उन्होंने कहाँ से, ये अगेन सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, आपको पता है ये यीस्ट, तो मैंने यीस्ट कह दिया, आपने तब भी समझना है। मैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया कह दूँ आप तब भी समझे, क्योंकि ये इसका साइंटिफिक नेम है। आई होप ये स्लाइड समझ आ गई होगी। फर्दर देखते हैं, यहाँ जो है वो आज की हमारी स्लाइड और आज का हमारा लेक्चर भी खत्म होगा। उसके बाद ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम इनके लॉसेस देखेंगे। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड देखना, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया कॉमन नेम, आगे उन्होंने यीस्ट फर्स्ट यूकैरियोट्स हैं। अब इसमें हमने ये भी याद किया कि ना सिर्फ हमने इसको इस्तेमाल करके रिसर्चेस में देखा, इनकी जीन पूल देखा और बायोकेमिकल हमने इनसे इंफॉर्मेशन ली, बल्कि उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमने इनकी हार्मोन्स प्रोडक्शन देखी, हमने इनके जीन सीक्वेंसेस देखे। तो क्या है, जीनोमिक सीक्वेंस समझे तो फर्स्ट यूकैरियोट्स है, और इनकी जो है ना 1998 में ना इनकी कंप्लीट स्टडी की गई। किस चीज़ की कंप्लीट स्टडी की गई? जीनोमिक जो है वो सीक्वेंस की कंप्लीट। अब मैं ये जीनोमिक सीक्वेंस क्या आगे भाग रही हूँ तो ये ज्यादती होगी आपके साथ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके लिए चीज़ें आसान करूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ, और कभी कभी मेरी कोशिश होती है कि मैं फन फैक्टर ऐड करूँ, हंसी मजाक करूँ, ताकि जो है वो आप आसान करने में आपके लिए चीज़ें हलवा कर देती हूँ बच्चों के लिए ना चीज़ें बस। लेकिन ये है कि आपने खुद भी तैयारी करनी है, और ये इतने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने नोट्स जो है हमें लिखने लाजमी, कॉपी पेन से लेके इसको लिखिएगा, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब मैं हाथ ही दे सकती हूँ, वो कहते हैं ना हाथ कोई दे तो हाथ ही लेते, बाजू नहीं लेते। मैं आपके नोट्स खुद नहीं बना सकती, लेकिन चीज़ें मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दी, आसान से जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। जीनोमिक सीक्वेंस समझे। जीनोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि ये चीज़ देखना कि जीन्स कौन सी है और कहाँ लगी हुई है। तो कौन सी जीन कहाँ है उसको देखने वाले को हम जीनोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जीनोमिक सीक्वेंस का मतलब कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, वाई क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है। तो हमने क्या किया, हमने नहीं, ना आपने ना मैंने मतलब कि जो हमने पीछे अभी देखा जेनेटिक इंजीनियर्स थे, उन्होंने यीस्ट के साथ ये भी छेड़छाड़ की कि उनके जीनोमिक सीक्वेंस भी देखा। और ये कब देखा गया? कंप्लीट इनकी स्टडी हुई इन 1996 में। और जीनोमिक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम में, तमाम की तमाम उन्होंने सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्केच देख लिया। उसके बाद उन्होंने यीस्ट को ना, यहाँ एक पॉइंट है जिसकी हेडिंग आप अगर ऐड कर सकते हैं तो कर लें, इनको हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट है। अब हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हमने यीस्ट को इस्तेमाल करके काफ़ी सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन की। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना, हमने बैक्टीरिया की एग्जांपल ली थी कि बैक्टीरिया में हमने जीन्स इंसर्ट किए थे, और जीन्स इंसर्ट करने के बाद जैसे जैसे बैक्टीरिया की जो है वो नंबर में इंक्रीज हुए बैक्टीरिया, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हुई, तो हमने फिर क्या किया, जीन्स इंसर्ट करने के बाद डिफरेंट हार्मोन्स तैयार करवाए थे, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स थे, इंसुलिन हमने प्रोडक्शन करवाई थी। तो कहते हैं कि ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि यीस्ट को भी, मतलब कि फंजाई को भी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हमने एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी मेरे से भी और इस टॉपिक से भी। अच्छा जी, वो है कि पिंक ब्रेड मोल्ड। अब पिंक ब्रेड मोल्ड को न्यूरोस्पोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा। क्या ओके ओके नाम है, लेकिन अच्छे लगते हैं पढ़ने में ना। तो पिंक ब्रेड मोल्ड, पिंक देखिए कितना प्यारा नाम है, लेकिन ये न्यूरोस्पोरा लिखना जरूरी था।
तो पिंक ब्रेड मोल्ड जिसको हम न्यूरोस्पोरा बोलते हैं, इसको हम इसको यूज़ करते हैं जेनेटिक रिसर्च में। तो हमने स्पेसिफिकली एक और फंजाई की एग्जांपल देख ली, कॉमन नेम भी देख लिया, साइंटिफिक नेम भी देख लिया और देख लिया कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमने इसको जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल किया। सो दिस इज इट, यही था आज का हमारा टॉपिक। थोड़ा लेंथी था लेकिन ध्यान से देखिएगा। हमने कमर्शियल इंपॉर्टेंस देखी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखी, इसमें फ़ायदे देखे, ईडेबल फंजाई देखी, कुछ पॉइजनस फंजाई देखी। हमने देखा कि किन किन एनिमल्स के लिए ये सोर्स ऑफ फूड है। हमने फिर फूड इंडस्ट्रीज में इनका रोल देखा, यीस्ट देखी, पेनिसिलियम स्पीशीज़ का इस्तेमाल देखा। हमने कहा जी हम डिफरेंट जो है वो फूड चीज़ें रिलेटेड जो है वो फूड रिलेटेड चीज़ें हमने जो है वो बनाई। उसके बाद हमने मेडिसिन में इनके रोल देखे, डिफरेंट मेडिसिन और डिफरेंट जो है उनके फंक्शन देखे। उसके बाद हमने लास्ट पे कहा कि जी बायोलॉजिकल रिसर्च में भी ये इस्तेमाल होते हैं, ना सिर्फ जेनेटिक इंजीनियर्स इनके आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तैयार किए, इनकी जो जेनेटिक स्टडी की, और उसके साथ साथ हमने कहा कि जी हमने इनके जीनोमिक सीक्वेंस भी देखा, न्यू हार्मोन्स भी प्रोडक्शन करो, जेनेटिक रिसर्च में भी इनको इस्तेमाल किया। तो कितना फ़ायदा है, कितना इकोनॉमिक रिलेटेड फ़ायदा है, मुआशी तौर पर कितना फ़ायदा है फंजाई का, वही आज हमने देखा था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इनके लॉसेस देखेंगे और उनके नुकसान देखेंगे कि कैसे ये तबाही करते हैं, कैसे ये हमारी पूरी मीशत को तबाह करते हैं और ये कितने हमें नेक्स्ट इंशाल्लाह मनहूस लगेंगे। अब वो आप देखिएगा। ठीक है, चलें जी, दिस इज़ इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।